तो अब देखो बेटा, इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस टाइप्स ऑफ वेक्टर। हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसकी जो लेंथ है बेटा वेक्टर की, वो उसका मैग्नीट्यूड शो करती है, और जो इसका एरो है वो इसका डायरेक्शन शो करता है। वेक्टर दोनों चीजों से मिलके बनता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। अगर कोई एक चीज भी चेंज करेंगे, आइदर यू विल चेंज द मैग्नीट्यूड और यू विल चेंज द डायरेक्शन, ओवरऑल वेक्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर देखा था, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर उसमें हमने जो देखा था वो हमने इसमें देखा था यूनिट वेक्टर क्या होता है। इन द लास्ट क्लास वी हैव आल्सो डिस्कस दिस थिंग कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर एक कैप होता है। दिस इज एक कैप। मतलब मैंने आपको ये अंतर बताया था कि जब आप एक ए वेक्टर लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप एक यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो इसमें एक चीज कंफर्म हो जाती है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। मतलब आप क्या, मतलब एक वेक्टर ए वेक्टर होना और एक ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर होना, दोनों में अंतर क्या है। अगर मैं लिखता हूं कि एक ए वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड भी कुछ भी, डायरेक्शन भी कुछ भी। लेकिन अगर मैं लिखता हूं ए कैप है, तो एक चीज हमें पहले से पता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हमने लास्ट क्लास में यह भी डिस्कस किया था बेटा कि जब हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन हमने ऐसे देखा था। इसके बारे में हमने क्या आपसे कहा था, आज फिर थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं कि किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और उस वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो बेटा इस वेक्टर के पास दोनों चीजें हैं, तो ये जो पार्ट है हमारा, इसमें ये पार्ट इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, और ये जो पार्ट है वो इस वेक्टर का क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। कैसे? क्योंकि जो मॉड होता है वो डायरेक्शन के सेंस को हटा देता है, क्योंकि मॉड नेगेटिव वैल्यू का भी मॉड पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, और प्लस का भी प्लस होता है। मतलब प्लस माइनस के सेंस को ये हटा देता है मॉड, और प्लस और माइनस वेक्टर में क्या शो करते हैं, डायरेक्शन। ए कैप डायरेक्शन अकेला कैसे शो कर रहा है, क्योंकि जो ए कैप है, ए वेक्टर का ए कैप मतलब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। जब इसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो इसके पास सिर्फ अकेला क्या बचा, डायरेक्शन बचा है। इसलिए किसी भी, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करिए, तो आप कैसे करेंगे, पहले आप इसका मैग्नीट्यूड लिखने के लिए आप क्या करेंगे, बी वेक्टर का मॉड लगा देंगे और फिर बी कैप लिख देंगे, तो ये पार्ट इसका मैग्नीट्यूड शो करेगा और ये पार्ट इस वेक्टर का डायरेक्शन शो करेगा। यहां से एक चीज और हमने बनाई थी कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कभी भी आपको निकालना है, ए कैप निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप उस वेक्टर को लिखेंगे और उसको डिवाइड किससे कर देंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, मतलब उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। देखो ए कैप का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट, किसी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर की वैल्यू लिखिए अपॉन उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिखिए। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी आगे जाके देखेंगे। ठीक है। एक चीज और, इतना क्लियर है, हमने लास्ट क्लास में ये देखा था इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है। जैसे हमने आपको ये बता दिया था लास्ट क्लास में कि जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग जाते हैं, या हम वाई एक्सिस के अलोंग जाते हैं, या हम जेड। अच्छा एक चीज जो याद रखनी है आपको, मुझे 2-3 पेन दीजिए। वैसे मैंने आपको 1D में भी ये बताया है। देखो ये जो बोर्ड है हमारा, ये 2D होता है, 2 डायमेंशन होता है बेटा बोर्ड, पता है ना, है क्यों, कितनी एक्सिस होती है हमारे पास, 3। ये जो थर्ड एक्सिस जो होती है, हम जो ऐसी बना रहे हैं बोर्ड पे, वो यहां नहीं होती, वो कहां होती है, वो यहां होती है, इस तरफ, प्लस जेड और माइनस जेड। अब वो बोर्ड क्या है, 2D होता है, उस पर थर्ड एक्सिस कैसे बनाए, नहीं बना सकते, इसलिए उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं है, वो ये है, समझ गया ना, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट। तो हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो हमें यही डायरेक्शन, तो हमने क्या किया, जब कोई बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, वाई एक्सिस के अलोंग चली, जैसे मैं पहले ऐसा चला, फिर मैं ऐसा चला गया, फिर मैं इस तरफ चला गया, तो ऐसे तो चलेंगे। तो जब आप चल रहे हैं तो आपके पास मैग्नीट्यूड भी है और आपके पास डायरेक्शन भी है, कि हम यहां जा रहे हैं, कि हम यहां जा रहे हैं, कि हम पीछे जा रहे हैं, कि हम आगे जा रहे हैं। तो उस बेस पर जैसे हमने एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखा था, तो अगर हम उस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को देखें, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि 2 मीटर आप प्लस एक्स डायरेक्शन में चले, फिर आप 4 मीटर माइनस वाई डायरेक्शन में चले, तो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लिया, आई कैप।
अब आपको सर आई क्यों माना, वो तो एक रूल है, उन्होंने आई माना तो हम भी आई मानेंगे। आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, ऐसे हमने वाई डायरेक्शन में अगर कोई जा रहा है तो इसके अलोंग हमने यूनिट वेक्टर क्या माना, जे कैप, और अगर कोई जेड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके अलोंग हमने यूनिट वेक्टर क्या माना बेटा, के कैप माना। जैसे हमने क्वेश्चन दिया 2 मीटर हम एक्स डायरेक्शन में चले, फिर 4 मीटर माइनस वाई डायरेक्शन में चले, वेक्टर बनाओ, मान लो ए वेक्टर बना, तो चलो किसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है, तो 2 मीटर कहां चले प्लस एक्स में, तो 2 आई कैप हो जाएगा कि नहीं, 2 हो गया मैग्नीट्यूड, आई क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में आई होता है। फिर हमने क्या कहा था, प्लस लगा दो, 4 चले किस डायरेक्शन में, माइनस वाई में, प्लस वाई में होता है प्लस जे, माइनस वाई में क्या होगा बेटा, माइनस जे, तो क्या आ जाएगा जवाब बोलिए, 2i माइनस 4j बन गया। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक और जैसे बना लिया कि मान लीजिए 3 मीटर हम चले प्लस एक्स में, 4 मीटर चले प्लस वाई में, और 2 मीटर फिर हम चले माइनस जेड एक्सिस के लो, क्या बनेगा, 3i, हाँ या ना, 4j और माइनस 2k, क्योंकि z के अलोंग क्या होता है, k वेक्टर, माइनस z के अलोंग माइनस k वेक्टर। तो अब आप देखो यहां खुद समझ में आ रहा है कि 3 मीटर x में चले, फिर 4 मीटर y में चले, और फिर 2 मीटर माइनस z एक्सिस में। दिस इज द तो वेक्टर की मदद से, आई जे की मदद से हम किसी भी देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों को हमने रिप्रेजेंट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो अब एक चीज ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था ना, ये वाला बता, आप बोलो इसमें कोई डाउट हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझ गए। अब एक चीज और सुनो, एक मिनट, ये तो हमने बता दिया था, बहुत सी किताबों में आपको यही रिप्रेजेंटेशन ऐसा लिखा मिलेगा, वो देखो वो ऐसे लिख देंगे पहले, ये और ये सेम बात है। अब आप कहोगे सर ये क्या और ये, बेटा देखो अगर आप या तो वेक्टर लगाओ और साथ में मॉड लगाओ तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या आप मॉड भी हटा दो और वेक्टर भी हटा दो, दोनों चीजें हटाओ, सिर्फ ए अकेला अगर लिख रहे हो तो इसका मतलब भी ये होता है कि आप ए वेक्टर का क्या अकेला निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड। तो देखो दो तरीके हैं मैग्नीट्यूड शो करने के, अगर कभी भी ऐसे लिखा है इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, अगर कभी ऐसे लिखा है इसका मतलब क्या है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, मतलब ये भी एक वेक्टर है, हाँ या ना। लेकिन अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर ऐसे लिखा है इसका भी मतलब क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो ऐसे कर दो या ऐसे कर दो। तो कुछ कुछ किताब में आपको ना मॉड लगाएंगे ना वेक्टर लगाएंगे, सिर्फ ऐसे लिख देंगे, तो कंफ्यूजन पैदा। तो आप चाहो तो जो कल हमने ये लिखा था और करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी क्या शो कर रहा है, इट इज ऑल्सो शोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। ठीक है, करो इतना, ये वाला पार्ट लिखिए। क्लियर है इतना बेटा? इतना क्लियर है? यूनिट वेक्टर सीख गए, आई जे के क्या है यूनिट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ तो, एक मिनट रुकना, मैं जिससे पूछूं, जस्ट रेज योर हैंड, कौन बताएगा कितना आंसर होगा, जस्ट रेज योर हैंड, इसकी वैल्यू कितनी होगी, हाँ बोलो एग्जैक्ट। अभी तो बताया मैंने, क्या बताया आपको, इसका मतलब क्या है, ये जो वेक्टर है इसका क्या निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, नहीं आया अभी भी समझ में?
ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। अगर मॉड लगा दिया किसी वेक्टर में, अच्छा तो अगर मुझे ये बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए, जो हमें नहीं पता, अननोन है। लेकिन अगर यूनिट अच्छा अगर मैं आपसे ये लिखूं सी कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। और अगर सी वेक्टर लिखा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब अगर कैप लगाए तो पहले ही से पता है ना कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, और अगर सी वेक्टर है फिर मैग लगाओगे तो मैं वैल्यू नहीं पता ना, मैं अननोन है, तो सी अकेले लिख दिया। बोलो समझ में आया। तो किसी भी, अच्छा इसी बेस पर एक चीज और बताओ, कितना होगा, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग, हाँ या ना, कोई सा भी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो मुझे एक चीज और बताओ, ये भी क्या होगा, के कैप क्या का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ये लिख लो, ये लिख लो, लिखो स्टार पॉइंट करके, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, कोई सा भी कैप हो, टुपिया कोई सी भी हो, सब बनी ही होनी है, सारी टुपियां उड़ जाएंगी आज। अच्छा तुम लोग को उस दिन वेक्टर समझ में आ गया था जितना पढ़ाया था, बड़े होशियार बच्चे हो तुम लोग। अगला ये यूनिट वेक्टर में ही चल रहा है सब, अगला स्टार पॉइंट यूनिट वेक्टर में। बेटा मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना मैं जो कहने वाला हूं, ये मुझे एक चीज बताओ, मैं किसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, कैन आई रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन दिस फॉर्म। अब देखो मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन में सीख चुका हूं वेक्टर का, क्या ये वाला, ये हम सीख चुके हैं, ये भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ही है, लेकिन मैं एक और तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये कर सकता हूं कि नहीं। हाँ देखो अभी आपने ये सीखा है, मैं दिखाऊं, अभी आपने क्वेश्चन किया था 2 मीटर एक्स में चले, फिर 4 मीटर वाई में चले, और फिर -2 मीटर मान लो जेड में चले, या 2 मीटर -z में चले, ये y में चले, ये x में चले, तो आपने वेक्टर क्या बनाया था, जैसे मान लो a वेक्टर है तो क्या बनाया था, 2i, हाँ या ना, 4j -2k, था कि नहीं था, बोलो बेटा, था। क्या है ये यही तो है, बना था कि नहीं बना था, ये क्या हो गया, ax, x में कितना चले, ay, a वेक्टर का y में कितना चले, az, हाँ या ना, बोलो। वो इसलिए बहुत सी किताबों में आपको यही चीज ऐसे लिखी मिलेगी, वो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है। अल्टीमेटली सुनो, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात बरा, इसका x इसलिए लिख दिया कि इसका मतलब ये है कि a का x कंपोनेंट, यही तो है जो आप x में चले, मैग्नीट्यूड कितना है, a का y कंपोनेंट, a का z कंपोनेंट। तो देखो एक मिनट सुनो ध्यान से, हमारे पास किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका क्या है, ये वाला, उसका पूरा मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। ये तरीका क्या है, जिसमें हम वेक्टर को तोड़ देते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक एग्जाम्पल से समझिए, एक पेन दीजिए मुझे, मैं पहले 2 मीटर एक्स में चला, लो पेन दो, फिर मैं 2 मीटर वाई में चला, ठीक है। तो अब इस वेक्टर को मैं कैसे, जैसे मान लो 2 मीटर एक्स में चला, फिर मैं 2 मीटर वाई में चला, हाँ या ना, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 2i + 2j, ठीक है। इसी को अब मैं कह रहा हूं कि भैया ये मुझे कंपोनेंट चाहिए, मुझे तो तुम सीधा सीधा बताओ मैं कितना चला, अलग अलग मत बताओ। तो तुम क्या कहोगे, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इनको जोड़ दोगे तो सीधा कह दोगे ये कितनी दूरी होगी, ये वाली, बोलो ये दूरी कितनी होगी, 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 4 + 4 √8 होगी। तो तुम सीधा कह दोगे सर आप √8 चले, किस डायरेक्शन में चले, और इस डायरेक्शन में चले, हाँ या ना। तो पूरा मैग्नीट्यूड और पूरा डायरेक्शन एक ही बार में दे दिया। लेकिन इसी तरीकों को कैसे शो कर सकते हो, तोड़कर,
एक होता है कि सीधा बता दिया, इनिशियल से फाइनल वाले को जोड़ा और सीधा बता दिया वो ये है, वो ये है, पूरा मैग्नीट्यूड पूरा डायरेक्शन, हाँ या ना। लेकिन इसी चीज को कैसे शो कर सकते हो, 2 मीटर यहां चले एक्स में और 2 मीटर कहां चले फिर वाई में। तो बेटा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे सीधा कहूं कि मैं √8 चला इस डायरेक्शन में तो भी वही चीज है, अगर मैं ऐसे कहूं कि मैं 2 मीटर यहां चला फिर 2 मीटर वाई में चला तो वही, वो चीजें तो सेम है, कहने का तरीका बदल गया। ये कंपोनेंट वाला मेथड है। आपने देखो जब एक कोई चीज होती है, जब वेक्टर है तो वो जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, तो हमेशा ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि हम एक्स में ही चलेंगे या वाई में चलेंगे या जेड में। जैसे मैं पहले ऐसा चला फिर मैं ऐसा चला फिर मैं ऐसा चला फिर मैं ऐसा चला फिर मैं ऐसा चला, तो आपने इनिशियल और फाइनल को सीधा जोड़ के जो वेक्टर बनाया वो भी एक वेक्टर है, वो ये है सीधा, पूरा 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 मैग्नीट्यूड पूरा डायरेक्ट। लेकिन इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, पहले यहां चला फिर वाई में चला फिर जेड में चला, कंपोनेंट वाइज भी लिख सकता हूं, हाँ या ना। तो आपको ये चीज समझनी है कि वेक्टर को देखो, इसमें भी, इसमें कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड है, एक्स में कितना चले, वाई में कितना है और जेड में कितना है। इसमें क्या है, पूरा मैग्नीट्यूड, एक्स वाई जेड का अलग अलग नहीं है और पूरा डायरेक्शन। फिर से समझ गए कि नहीं, बोलो नहीं आया तो फिर से समझो। हाँ हाँ बेटा नहीं, हम मैग्नीट्यूड निकालते ही नहीं है ना, हम सिर्फ ऐसे ही शो करेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड तो हमें 2 से मतलब है ना। नहीं बेटा, अब ये अलग हम दूसरे लेवल पर पहुंच चुके हैं। एक मिनट, आप किसी भी वेक्टर में क्या चीजें होती हैं, दो। अब एक चीज समझो, जैसे आप 2 मीटर यहां चले, समझना ध्यान से, और 2 मीटर यहां चले, आप समझने की कोशिश करना। मैं इस चीज को मैं दो तरीके से समझा सकता हूं। पहली क्या, मैं पहले ब्रेक करके समझाता हूं। ब्रेक करके मतलब जो जो हमने पड़ाव लिए, पहले क्या किए, 2 मीटर एक्स में चले तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 मीटर हो गया मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन क्या है, आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या होता है, आई, तो 2 आई कैप नहीं कहूंगा, बोलो कहूंगा। बेटा आप लास्ट क्लास में थे, आपको मैंने क्या सिखाया था कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले मैग्नीट्यूड और फिर उसका डायरेक्शन। आई कैप, जे कैप, जेड कैप, जे के कैप क्या है, डायरेक्शन शो करने के तरीके हैं। जब आप एक्स के लॉन्ग जाते हैं, वाई के लॉन्ग जाते हैं, और आप जो कह रहे हो ये कह रहा है कि सर ये जब 2 आई कैप है तो मॉड आई कैप 1 होगा ना, तो मैं कब मना कर रहा हूं मॉड आई कैप 1 नहीं होगा, हाँ ना। लेकिन तुम यहां थोड़ी ना मॉड करोगे, वेक्टर लिख रहे हो तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों को लिखो। यही तो रिप्रेजेंटेशन है कि ये पार्ट मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन क्यों शो करते हैं, क्योंकि उसका खुद का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1। तो तुम्हें करना थोड़ी ना उस समय मॉड। अगर तुम आई हटा दोगे, समझना ध्यान से, तुम 2 लिख रहे हो, बताओ तुम किस डायरेक्शन में चले, तुम्हें पता है, बताओ, नहीं पता ना। फिर अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें नहीं चाहिए, आगे समझ में। हाँ बेटा क्लियर है। अब एक चीज समझो, एक मिनट, इसको और इसको फिर से समझो एक बार। मैं क्या कह रहा था, 2 मीटर है, यहां चले 2 मीटर पढ़ाओ, अगर अलग अलग देखो तो क्या कहोगे, 2 आई और फिर प्लस 2 जे। लेकिन इसी चीज को सीधा कैसे कह सकते हो, बोलो क्या कह दोगे, ये क्या दूरी है, पाइथागोरस लगाई, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √8 हो गया, हाँ या ना। तो बेटा हम पढ़ाओ अलग अलग ना कह के मैं सीधा कह दूं मैं मेरा मैग्नीट्यूड कितना है। अगर इस तरीके से कहना हो इसी चीज को, जो ये चीज थी 2i प्लस 2j, ये इस फॉर्म में थी, हाँ या ना। इसी चीज को मैं कैसे कह सकता हूं, बोलो मैग्नीट्यूड क्या होगा, √8, और डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन क्या है, बोलो ना तो i है ना j है, तो ये निकालना पड़ेगा, तो वो इसका डायरेक्शन हो गया। ए कैप ही लिख दो, अभी अभी हमें नहीं पता लेकिन वो है। तो बेटा मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किसी भी वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। कैसे, या तो अलग अलग जितने भी पार्ट है 1 2 3, एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है, तोड़कर, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
वेक्टर किस फॉर्म में बोलो, इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। और ये कौन सा रिप्रेजेंट, ये नहीं लिखना अभी कुछ, इसमें समझ गए ना। हाँ, ये भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, लेकिन ओवरऑल इसमें पूरा मैग्नीट्यूड ओवरऑल इनिशियल से फाइनल का अलग अलग तोड़ के नहीं है। अच्छा फिर लेकिन एक मन में क्वेश्चन उठेगा, सर इससे अगर ये निकालना चाहें तो कर सकते हैं, पूरा निकालना हो कर सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालने हो, ऐसा पॉसिबल है, होगा कि नहीं होगा, पॉसिबल, पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो पहले देखो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, अब एक मिनट पहले समझ लो फिर लिखना। देखो कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ये है, हाँ या ना, ओवरऑल ये है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, सर ये जो, अब एक मिनट सुनो, ये तो वेक्टर है, यहां से अगर आपको ये जो कंपोनेंट वाला वेक्टर है जिसमें x अलग है, y अलग है, z अलग है, इससे अगर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, इस वेक्टर का क्या निकालना है, मतलब ये वाला पार्ट निकालना है, तो इसका सुनो सीधा रेडीमेड फॉर्मूला है, सुनना ध्यान से। जो i के साथ है मतलब क्या है, x कंपोनेंट उसका स्क्वायर, प्लस जो j के साथ है वो क्या है, y कंपोनेंट, तो जो j के साथ है उसका स्क्वायर, ए वाई का या y का वो आपके ऊपर है, और जो k के साथ है वो कौन सा कंपोनेंट है, z, उसका स्क्वायर, और आपको क्या मिल जाएगा। देखो जब आप कंपोनेंट में लिखते हो तो आपके पास x का कंपोनेंट अलग है, x का मैग्नीट्यूड अलग है, y का मैग्नीट्यूड अलग है, और z का मैग्नीट्यूड अलग है। आपको ओवरऑल मैग्नीट्यूड चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये। अब आ जाओ, जो हमने क्वेश्चन किया था, पहले हम 2 मीटर कहां चले थे, x में, फिर 2 मीटर कहां चले थे हम बोलो, y में, हाँ या ना। तो हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया था बोलो, 2i प्लस किया था। आपने कहा सर ओवरऑल मैग्नीट्यूड ये निकाल सकते हैं, हाँ कैसे करोगे बोलो, रूट ऑफ, क्या बताया फॉर्मूला अभी, आई के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करो, जे के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करो, के साथ है उसका करो। चलो आई के साथ कितना है कंपोनेंट, 2 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ कितना है, कितना आंसर आया, सेम आया कि नहीं आया। तो आप चाहो तो अब इस वेक्टर को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे करोगे बोलो, हाँ या ना, कैसे, ए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे, पूरा ओवरऑल कितना है, रूट आई, डायरेक्शन क्या है, ए कैप, और ए कैप कौन सा है बोलो, ये है कि नहीं है, ये है डायरेक्शन। अब ये भी निकाल लेंगे, अभी रुको इसका भी तरीका बता देंगे। मतलब ये चीज और ये चीज एक ही है, ये तोड़कर अलग अलग है, ये तीनों का जोड़ के रिजल्टेंट वाला है। समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन लिखो पहले, ठीक है। लो बोलो समझ में आया कि नहीं, हाँ, मैग्नीट्यूड अलग अलग, हाँ बेटा, नहीं आया तो लिखो, पीछे बोलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कंफ्यूजन होगी, आई कैन एश्योर यू, तो इसलिए पूछ लेना। अभी हम इसके 2-3 क्वेश्चन और करा देंगे, जैसे हमने आपको ये क्वेश्चन करा, ये वाला पार्ट हटा दो, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ये लिखो पहले फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका लिखो, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन करना कि हम, ये इनिशियल पॉइंट था एक बॉडी का, ओ से पहले बॉडी ए तक गई, फिर ए से बी तक गई, तो कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये है, और फिर इस वेक्टर से हमें इसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्म में लिखना है, तो ये है। अब आप कहोगे सर डायरेक्शन आपने अभी निकाला तो नहीं, सिर्फ ए कैप लिख दिया, वो भी निकालना सिखा देंगे, अभी रुक जाओ, पहले मैग्नीट्यूड निकालना सीखे, अब डायरेक्शन निकालना भी सिखा देंगे।
इतना सीख गए। मुझे अच्छा एक चीज बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई कि वेक्टर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम यही वाला चलाते हैं, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, ओवरऑल मैग्नीट्यूड, या उसी वेक्टर को उसका एक्स का मैग्नीट्यूड एक्स का डायरेक्शन, वाई का मैग्नीट्यूड वाई का डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड जेड का डायरेक्शन, ऐसे ब्रेक करके भी कर सकते हैं। तो आप इस वाले वेक्टर से चाहो ओवरऑल मैग्नीट्यूड चाहिए तो फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, सीख गए। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, सर इस फॉर्म में कब लिखेंगे, इस फॉर्म में कब लिखेंगे? वो क्वेश्चन जब करेंगे न्यूमेरिकल शीट के तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्म कब चाहिए, ये फॉर्म कब चाहिए। लेकिन इस फॉर्म से इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का निकाल सकते हो, क्योंकि देखो यार, जब कभी भी हम वेक्टर का काम कब आता है? जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो। हमारे पास कितने डायरेक्शन होते हैं फिजिक्स में? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अधिकतर बार जो खेल होगा वो आई जे के में ही होगा। अब आप, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बॉडी ऐसी गई लेकिन रिजल्टेंट तो ये है, तो ना वो आई है ना जे है, तो उसको ए कैप मान लिया। उसकी वैल्यू भी कैसे निकालेंगे, अभी थोड़ा समय रुको फिर सिखाएंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बस एक क्वेश्चन और करके दिखा दो। अगर ए वेक्टर दिया है -2i + 4j और -8k, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाना। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ। फॉर्मूला यही है, आप कुछ मत किया करो, आई कैप के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जे कैप के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और के कैप के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके रूट कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं और लोगों को। क्या गड़बड़ कर गई? ठीक है, कोई नहीं, कंसेप्चुअली तो पता था ना बेटा। तुम लोग मैथ्स फिजिक्स तो सीख जाओगे, लेकिन माथ खाओगे मैथ्स में, आई कैन एश्योर यू दिस थिंग। -2 का स्क्वायर +4 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और -8 का स्क्वायर +64 होता है। कितना हो गया? √। आ गया, बोलो मैग्नीट्यूड। तो कभी भी वेक्टर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिया, उस ओवरऑल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? सीधा ओवरऑल। अब लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, फोर्स भी वेक्टर है। ये फोर्स का भी तो हो सकता है कि एक्स डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर। तो ऐसा थोड़ी ना है कि तुम सिर्फ एक्स में ही फोर्स लगाते हो, तुम किसी बॉडी पर पहले यहां धक्का दिया किसी को, फिर ऐसे उचका दिया फुटबॉल था, फिर एक लात मारी वो डला। एक्स में भी मारा, वाई में भी मारा, जेड में ही मारा। प्रैक्टिकल कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, अपने ऊपर ही। हाँ, अब यूनिट यूनिट पे अभी मत जाओ, फोर्स से तो न्यूटन ही होगा, यूनिट से। वेक्टर क्वांटिटी में यूनिट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। फोर्स अगर है तो वो वेक्टर है तो यूनिट तो वही रहेगा ना, स्केलर के यूनिट अलग है। जो क्वांटिटी है उसका जो यूनिट है, यूनिट डायरेक्शन से यूनिट पे थोड़ी ना कोई इफेक्ट आता है। ठीक है, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? अच्छा, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर सीख गए। अगला लिखो जो तुम्हारे लिए शानदार है, तुम्हारे कभी भी ये वेक्टर तुम अपने आप बहुत करीब देखोगे, इस वेक्टर को बहुत करीब है कुछ लोगों के। केतन, अभी बहुत मजा आएगा इस वेक्टर को पढ़ने में, क्योंकि तुम सभी लोगों को अपने बहुत करीब लगेगा, हर्ष को, सबको ही लगेगा। मतलब लिखो कितने वेक्टर हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए टाइप्स। नंबर 5 लिखो, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, यही तो है। और बेटा इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत शानदार है, अभी देखना तो मजा आएगा। इसलिए तो मैंने कहा था तुम लोग इसको महसूस कर सकते हो। जैसे अच्छा घर वाले कहते हैं ना कि जो नहीं पढ़ रहा उसके साथ रहोगे तो वैसे ही हो जाओगे, जैसे मतलब जीरो के साथ रहोगे तो जीरो हो जाओगे। फिजिक्स ही वही कहती है। देखो अभी मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा बनाया कुछ नहीं है, आप किसी किताब में पढ़ोगे जो मैं कह रहा हूं वही कहती है किताब, कि जीरो वेक्टर के पास रहोगे तो जीरो हो जाओगे, जीरो वेक्टर ही बन जाओगे। देखो अभी प्रूव करता हूं, ये रब कर सकता हूं। चलो अच्छा, पहले जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? अच्छा, लेकिन अभी ये भी बताऊंगा कि जीरो का आप पे इफेक्ट नहीं भी पड़ेगा, लेकिन अब वो जरूर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन जीरो है इसमें, ठीक है, हाँ वो तुम जानना।
अच्छा सुनो, जीरो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, जीरो पे क्या लगा दो, वेक्टर। अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या होगी जीरो वेक्टर की? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो। और डायरेक्शन क्या होगा, जब बेटा वेक्टर है ही नहीं है तो डायरेक्शन क्या है, अनडिफाइंड, कोई डिफाइंड ही नहीं है। फिर आपको फिर क्यों पढ़ते हैं जीरो वेक्टर, यही तो विडंबना है। फिजिक्स में बहुत बार वो चीजें पढ़नी पड़ती हैं कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जब मैथ्स में भी पढ़ते हो ना, आयोटा पढ़ रहे होगे अभी 11वीं में, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब भैया कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, वो पढ़ाते रहते हैं। हाँ, तो जब बेटा मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो फिर डायरेक्शन कहाँ है, का पता कहाँ है, अनडिफाइंड, डू नॉट नो व्हाट इज द डायरेक्शन। अब ये बनेगा कब, कब बनेगा? दो वेक्टर सेम वेक्टर अपोजिट वाले हैं, क्या आएगा, बन गया, आया ना। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, अगर उन्हें सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा, बोलो, जीरो वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आया ना। बोलो, जीरो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन आर्बिट्री है, शोन बाय जीरो वेक्टर। अच्छा अब क्वेश्चन ये उठता है जीरो वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, बोलो। अब आ गया, अभी वो बता देंगे, चलो पहले ये लिख लो, लिखो। ये जीरो नहीं लिखना, जीरो वेक्टर लिखना, सॉरी। क्यों, दो वेक्टर को सेपरेट करोगे, फोर्स को फोर्स से सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा, मतलब अल्टीमेटली बहुत बार ऐसा होगा जैसे 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन फोर्स है, रिजल्ट फोर्स क्या ना मिलेगा, जीरो। लेकिन बेटा रिजल्टेंट, और अगर 5 - 3 करते तो 2 न्यूटन फोर्स मिलता। मतलब अगर कभी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को, देखो एक चीज याद रखना, दो वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट भी क्वांटिटी क्या होगी, ऐड करने पर या सेपरेट करने पर वेक्टर ही मिलेगी। तो ऐसा हो सकता है क्या कि दो वेक्टर क्वांटिटी थी और सेपरेट किया और स्केलर मिल गया, फोर्स को फोर्स से सेपरेट किया और फोर्स ऑफ फोर्स वेक्टर थी और स्केलर मिल गया, इज इट पॉसिबल? ये तो वही हो गया कि आज तुम कौन हो, इंसान हो, कल तुम जानवर बने घूम रहे हो, इज इट पॉसिबल? फिर इंसान बन गए, स्केलर से वेक्टर, वेक्टर से, हाँ इंसान और जानवर है, वही वाला अंतर है, नहीं हो सकता। इसीलिए सुनो, जब दो वेक्टर बराबर हैं, अगर मैं आपसे कहूं इफ, या चलो इसको तुम चाहो तो बी वेक्टर कर दो, इफ ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर हैं और आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अगर तुम अब इसको ऐसे लिखोगे तो तुम गलत लिख रहे हो। तुम इसको क्या लिख रहे हो, क्योंकि तुम जीरो कर रहे हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हो, कि तुम कह रहे हो डायरेक्शन है ही नहीं है। मतलब जो दो वेक्टर क्वांटिटी थी इनके सब्ट्रैक्ट, कभी भी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने से क्या स्केलर मिल जाएगा, नहीं। इसलिए जीरो वेक्टर के कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ी कि जब दो सेम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो गलत है, आप ऐसे लिखोगे। ये वही चीज हो गई कि जिसका अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी उसको दिखाना पड़ रहा है, समझ गए ना। क्योंकि एक विडंबना पैदा हो गई थी, एक पैराडॉक्स आ गया था फिजिक्स में कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि जब दो चीजों, सेम चीजों को फोर्स से सेपरेट किया और वर्क मिल गया, इज इट पॉसिबल? फोर्स ही रहेगा, फोर्स रहेगा तो वेक्टर ही रहेगा, वेक्टर चाहे जीरो हो गया लेकिन जीरो वेक्टर के ही फॉर्म में शो करोगे, इसलिए जीरो वेक्टर का कंसेप्ट आया। समझ गए कि नहीं? तो ये लिखो और ये भी लिखो कि ऐसे शो नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, यहां पर कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर हो गई, जो नहीं हो सकता, विच विल नेवर हैपन। समझ में आया? लिखो, लिखो बेटा। चलो अब तुम्हारे अच्छे वाले कंसेप्ट पे आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर। अभी मैंने तुम्हें बताया ना, तुम्हें जीरो वेक्टर से खतरा भी है और नहीं भी है। जीरो तुम्हें अपने जैसा भी कर सकता है और जीरो का तुम पे इफेक्ट नहीं भी आएगा। तो लिखो हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। हाँ, पहली प्रॉपर्टी, किसी वेक्टर पर, जैसे ये तुम हो और तुम्हारे साथ कौन है, जीरो वेक्टर,
किसी वेक्टर में जब जीरो वेक्टर जोड़ते हैं तो उस वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, नहीं आए ना। ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर करोगे रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी लिखो, मींस व्हेन अ वेक्टर इज एडेड टू अ जीरो वेक्टर द वेक्टर रिमेन्स सेम। लिखो लाइन मैं बोल रहा हूं, लिखो व्हेन अ वेक्टर इज एडेड टू जीरो वेक्टर वी गेट द सेम वेक्टर। अब तुम्हारे क्या लिखा, व्हेन अ वेक्टर इज एडेड टू द जीरो वेक्टर वी गेट द सेम वेक्टर, ठीक है। अब तुम्हारे परेशानी के बादल तुम पर आने वाले हैं। तुम ये वेक्टर थे और तुम्हें मैंने जीरो से मल्टीप्लाई किया, स्केलर जीरो से, क्या रिजल्ट मिलेगा, वेक्टर जीरो। या जीरो वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करो, स्केलर नंबर क्या ले लें, कुछ भी ले लो। किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो वेक्टर मिलेगा, या किसी नंबर को, जीरो को नहीं, अब व्हाट इट इज अ नंबर, लैम्डा इज अ नंबर। जैसे 5 है, 5 इंटू जीरो वेक्टर करोगे तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, कि जीरो वेक्टर से किसी भी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करो, जीरो वेक्टर से किसी स्केलर नंबर, स्केलर मतलब जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड अकेला है, लैम्डा, इट इज अ प्योर नंबर, प्योर नंबर मतलब अ स्केलर क्वांटिटी। तो किसी भी नंबर का जब जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपने जैसा उसको बना देता है, जीरो वेक्टर हो जाएगा, हाँ या ना। या एक और तरीका है जीरो वेक्टर बनने का, क्या, किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर कैसे बना सकते हैं, प्योर जीरो नंबर, जीरो इज अ नंबर। देखो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन जीरो वेक्टर एंड जीरो। व्हाट इज जीरो, स्केलर जीरो। व्हाट इज जीरो वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो बट द डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। अंतर समझ रहे हो। अब देखो बेटा, फिजिक्स की यही विडंबना होती है कि अभी तक हम जो गणित में अभी तक हम जीरो लिखते थे और अब हम ये लिखेंगे, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर है। तो समझ गए, तुम अगर किसी जीरो के पास बैठे हो तुम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्लस में रहो उसके साथ। अगर मल्टीप्लाई में आए तो दिक्कत में आ जाओगे। तो चाहे तुम स्केलर बने रहो चाहे फिर तुम वेक्टर बने रहो, तुम्हारा खेल यही होने वाला है। समझ गए, बोलो लिखो। अच्छा ये प्रॉपर्टी लिख लो एक बार, लिखो व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ जीरो स्केलर। दूसरी वाली प्रॉपर्टी लिखना बेटा, नहीं एक मिनट, अभी इस पे आते हैं, अभी बताऊंगा। आप गणित की छात्र हो, नहीं हो, हाँ। ये जीरो स्केलर है और ये जीरो वेक्टर है। हाँ पहले रुको, दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखनी है, बोलो व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो स्केलर it becomes a zero vector. When a vector is multiplied by zero scalar, when a vector is multiplied by zero, या आप जीरो स्केलर कहो या जीरो कहो, अगर जीरो अकेला कह रहे हो मतलब क्या कह रहे हो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। अगर जीरो वेक्टर कह रहा हो तो पूरा नाम लेना पड़ेगा। अगर मैं जीरो अकेला कह रहा हूं तो अंडरस्टूड होता है मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं बेटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है। लिख लिया, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो इट बिकम्स अ जीरो वेक्टर। इसके लिए क्या लिखोगे, बोलो व्हेन अ प्योर नंबर या व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो वेक्टर इट बिकम्स अ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर आएगा, यही तो याद रखना है। मैं आपको बताता हूं, सुनो। एक एक और प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की, सुनो। ए बेटा एक मिनट सुनना ध्यान से, इसमें इसको डाउट है मैं बताता हूं, सुनो बेटा। इस वाले में आप याद करो, हमने पढ़ा था एक ए वेक्टर है, हाँ या ना। अगर मैं इस वेक्टर को एक स्केलर नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या अंतर आता है, बोलो। 2a वेक्टर क्या हो जाता है, बोलो, मैग्नीट्यूड डबल होता है, डायरेक्शन सेम रहता है। अगर मुझे एक चीज बताओ, आप ए वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर रही हो, क्या आएगा जवाब, बोलो। खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तो मैं यही तो कह रहा हूं, जीरो को मल्टीप्लाई किया ए वेक्टर से। किसी स्केलर नंबर का जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ही रहता है कि नहीं रहता है, बोलो हाँ या ना। ये सिखाया था। अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ए वेक्टर से, इसका मतलब क्या है, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो वेक्टर ही रहेगी कि नहीं रहेगी।
और अगर जीरो का मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर से तो क्या रिजल्ट आएगा, वेक्टर ही रहेगा ना, तो हमने यही तो लिखा है। अब आगे समझ में, यहां पर भी यही किया है हमने, किसी वेक्टर को, लेकिन अब कौन सा वेक्टर है, जीरो ही वेक्टर है, किसी वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ही तो रहता है। अब वो अलग बात थी कि जीरो वेक्टर था, ये नंबर था, मतलब ये, इसका मतलब ये है, इस वाली थर्ड वाली प्रॉपर्टी को समझना, एक मिनट बेटा, थर्ड वाली को, 5 इंटू जीरो वेक्टर, बताओ क्या जवाब आएगा। किसी स्केलर से वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ही रहता है ना, आगे सच में। और ये प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि किसी वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वेक्टर ही रहेगा। अब चाहे जीरो वेक्टर से किसी नंबर का मल्टीप्लाई करो या किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करो, दोनों केसेस में जीरो वेक्टर ही बनना है। नहीं आया, थोड़ा दिमाग की नसें खोलो, दो चार उनको फटने दो, अंदर तक जाने दो, जब ही आएगा समझ में बेटा। अब तुम सोच रहे हो कि यहीं तक घुसा और बस यहीं चुन चुन चुनिया हो रहा है, तो तुम्हारा खेल हो जाएगा, आंखों पे जोर आने दो, थोड़ा आंसू आएंगे, जब ही आएगा समझ में। हाँ बोलो, ये तीन प्रॉपर्टी आई कि नहीं आई, क्लियर है। किसी वेक्टर को, मतलब जीरो वेक्टर से किसी नंबर का मल्टीप्लाई करो तो जीरो वेक्टर, हाँ, और जीरो का मल्टीप्लाई किसी वेक्टर से करो, किसी भी वेक्टर से, तो भी जीरो वेक्टर। तो तुम्हें इन दोनों लोगों से बचना है, ठीक है, क्लियर है। जीरो वेक्टर की कहानी समझ में आ गई, यूनिट वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। अगला नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कितने होगा वेक्टर, एक दो और पढ़ा दें, एक दो वेक्टर और पढ़ो, हाँ एक और है, लिखो, एक स्टार पॉइंट लिखो, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर में हो गया, लिखो एक स्टार पॉइंट लिखो, व्हेन अ स्केलर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द वेक्टर, when a scalar quantity is multiplied by the vector, the resultant quantity is also a vector. When a scalar quantity is multiplied by the vector, when a scalar quantity is multiplied by the vector, the resultant quantity is also the vector. ये तो कहानी हम सीख चुके हैं यार, बताओ स्केलर का जब मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या मिलेगी, सीख चुके कि नहीं। -1 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बोलो, -1 का मल्टीप्लाई किया, किसका मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू ए वेक्टर, क्या आ जाएगा आंसर, माइनस इंटू प्लस माइनस ए वेक्टर आ जाएगा, यही होगा कि नहीं, ये वाला, इसको क्या मान लो, सी वेक्टर, ये वाला करवाया था कि नहीं, बोलो। माइनस से करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, हाँ, और अगर -2a वेक्टर कर दिया तो क्या होगा, वेक्टर ही रहेगा, मैग्नीट्यूड डबल और डायरेक्शन अपोजिट, हो गया। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वेक्टर ही रहता है। तो क्वांटिटी अगर पॉजिटिव ही है तो सिर्फ लेंथ बढ़ाएगी, मैग्नीट्यूड बढ़ाएगी या घटाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन 180 शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अगला पॉइंट लिखो। हाँ नेक्स्ट लिखो। तो बेटा व्हाट वी हैव सीन, अब मुझे एक चीज बताओ, हमने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पढ़ा दिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल, इक्वल वेक्टर पढ़ा दिया, पैरेलल वेक्टर पढ़ा दिया। एक और लिख लो, अच्छा टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक और लिख लो, फिर आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। लिखो बेटा कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर, COLLINEAR, कोलीनियर वेक्टर्स। एक दो और पढ़ा लो, लिखो कोलीनियर वेक्टर्स, लिखो COLLINEAR, कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर वेक्टर्स में लिख लो, बस एक पॉइंट लिख लो, या सीधा लिखवा दे रहा हूं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स पढ़े थे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स पढ़े थे, दोनों का कॉम्बिनेशन कर दो
दिस और दिस, ये दोनों को मिला के कौन से वेक्टर्स कहते हैं? या तो सेम लाइन में हो या अपोजिट लाइन में हो, बोथ आर कोलिनियर। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार कोलिनियर वेक्टर्स क्या हैं, या तो दो वेक्टर सेम लाइन में हो या दो वेक्टर्स अपोजिट लाइन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, बोथ आर कॉल्ड कोलिनियर्स। ठीक है, क्लियर है? तो आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर है? एक और लिखो, छोटे छोटे से लिखो, को इनिशियल वेक्टर। कोलिनियर लिख लिया, अगला लिखो को इनिशियल। को मतलब सेम होता है बेटा, को मतलब सेम, को मतलब फिजिक्स में सेम होता है। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होंगे? जिनका इनिशियल पॉइंट, देखो ये मुझे बताओ एक मिनट, ये ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है, बेटा ये इनिशियल पॉइंट सबके सेम है? बोलो हाँ या ना। एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं सारे के नहीं? अगर इनिशियल पॉइंट सेम है, फाइनल सेम नहीं है, सब अलग अलग जगह जा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, हमें मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड कुड बी एनीथिंग, डायरेक्शन कुड बी एनीथिंग, बट द इनिशियल पॉइंट हैव टू बी सेम। इफ द वेक्टर्स हैव सेम इनिशियल पॉइंट दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। लिख लो क्या होंगे को इनिशियल वेक्टर्स? सेम, को मतलब सेम, इनिशियल पॉइंट। वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम रहता है वो को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। कीर्तन समझ में आ रहा है बेटा? पूरा एकदम जा रहा है पूरा 100%? 100 नहीं आ रहा, 80, 88%, गुड, गुड परसेंटेज। हाँ नेक्स्ट, एक और लिख लो फिर, को प्लेनर। बेटा और आगे फिर क्या करेगा? चल बता दे को प्लेनर क्या होता फिर। सेम प्लेनर वाले, प्लेनेट वाले सेम जो अर्थ पे रहते हैं सारे। प्लेनर मतलब प्लेन होता है, सेम प्लेन में है। लिखो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई इन सेम प्लेन। अच्छा सेम प्लेन क्या होता है? क्यों? ये बोर्ड एक प्लेन है ना, बोर्ड एक प्लेन है ना। लाओ 3 मार कर दो, एक मिनट 3 मार कर दो, लाओ 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 लाओ। क्यों? ये 3 वेक्टर्स कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर हैं, कोलिनियर है। हाँ इनिशियल पॉइंट तीनों का क्या है? सेम। कोप्लेनर क्यों नहीं है? ये दोनों सेम प्लेन में है, ये नहीं है। अब बताओ तीनों कोप्लेनर हो गए? एक ही प्लेन एक्स वाई प्लेन में ही है। ये तीनों कोप्लेनर हैं वाई जेड प्लेन। बोलो बेटा ये तीनों कोप्लेनर हैं, हाँ हाथ लगाने पर एक ही प्लेन में है। अगर एक कोई घूम गया यहाँ वहां तो प्लेन देखो अलग अलग प्लेन हो गया। ये एक्स वाई प्लेन है और ये अलग प्लेन हो गया वाई। अब मैं सिखा चुका हूं प्लेन आपको, एक्स और वाई, ये एक्स वाई, सामने वाला एक्स वाई। ये कौन सा होता है? जेड, और ये कौन सी लाइन है? वाई। ये वाई जेड प्लेन है। नहीं आए तो क्लास के बाद पूछ लेना ये चीज। आगे समझ में कौन सा वेक्टर हो गया? को प्लेनर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को प्लेनर इफ दे लाई इन सेम। को इनिशियल समझ गए, को प्लेनर समझ गए, को लीनियर समझ गए, फिर बचा क्या है? नेक्स्ट हेडिंग लिखो। हाँ उसकी छुट्टी हो गई ना स्कूल से, जी कह रहा है वो, तो समझते ही नहीं है, गलत सलत समझ लेता है। हाँ 3:30 बजे आया था वो, आज कितना पढ़ा उसने? हाँ बेटा कोलिनियर मतलब बेटा पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, एक ही लाइन में है बस, चाहे सेम लाइन में हो चाहे अपोजिट लाइन में। वो सारे कोलिनियर थे जो कल लिया था एग्जांपल, ऑल आर कोलिनियर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। कहां पढ़ना है? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब कॉपी कर दो बंद, अब 5 मिनट बस सुनते रहना, ठीक है? लिखना कुछ नहीं है, 10 मिनट सुनते रहना। और बताओ हाँ चल जाएगा। सुनो आप क्या पढ़ा रहे हैं? एडिशन ऑफ टू। बेटा हमने वेक्टर की, एक सिंगल वेक्टर की पूरी जानकारी कर ली, लेकिन अब आती है मेन चीज। जब दो वेक्टर को जोड़ना है, दो अलग अलग वेक्टर हैं उन्हें जोड़ना है, तो मैंने आपको कल बताया था कि मैग्नीट्यूड तो जोड़ सकते, डायरेक्शन कैसे जोड़ोगे?
बताया था। तो आपने अभी 2+3 5 पढ़ा था, लेकिन वेक्टर में 2+3 5 नहीं होता। 2 मीटर नॉर्थ में चले, बताया था, फिर 3 मीटर ईस्ट में चले, तो 2 × 2 + 3 तो 5 कर दोगे, ईस्ट प्लस नॉर्थ क्या होगा नहीं पता ना, मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 तो 6 कर दोगे, ईस्ट इंटू नॉर्थ क्या होता है पता है, ईस्ट इंटू नॉर्थ क्या होता है बताओ, ईस्ट इंटू ईस्ट क्या होता है, ईस्ट स्क्वायर होता है नहीं। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसीलिए अब और थोड़ा कठिनाइयां बढ़ेंगी फिर जब आप वेक्टर पढ़ोगे, जब दो वेक्टर को जोड़ोगे, क्योंकि जो आप एडिशन करके आए हो ना अभी तक, वो वेक्टर में अप्लाई नहीं होता, वेक्टर में अप्लाई नहीं होगा। फिर कौन होगा, ऐड कैसे करें दो वेक्टर को, बस तरीका आज सिखा रहा हूं, फिर परसों और पॉलिश कर दूंगा तुम्हें एकदम चमाचम, ठीक है। पहले आज समझो, एक नया तरीका आया था जो तुमने जीवन भर में कभी नहीं सुना था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर को जोड़ने का कौन सा लॉ है, लिखना नहीं है आज को, समझना है सिर्फ। कौन है, कौन जुड़वा रहे हैं, एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आया था, टू एड द टू वेक्टर। ये क्या कहता है सुनो, अब हमारे पास दो वेक्टर हैं, पहला वेक्टर ये है बेटा, पहला वेक्टर ये है। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, जैसे ये एक वेक्टर है, इसकी लेंथ ये है और एरो ये है डायरेक्शन। अगर मैं इस वेक्टर को उठा के यहां से यहां ले गया, ध्यान से सुनना, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ना मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन, वेक्टर पे कोई अंतर आएगा, यहां ले गया, यहां ले गया, यहां यहां कहीं भी, मतलब अगर मैं वेक्टर को पैरेलली कभी भी मूव करूं, कोई अंतर आता है क्या, नहीं आता ना। तो अगर एक वेक्टर यहां है, मैं उठा के यहां से जोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज और याद रखना, हेडर पे एक पेज कल लिखवा दूंगा, याद दिला देना परसों वाली क्लास में, कि जब किसी वेक्टर को पैरेलली मूव करते हैं तो उस वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि ना तो मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो, ना डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। कहां कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो, ना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो, ना डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। अच्छा तो मुझे एक चीज बताओ, हमें इन दो वेक्टर को जोड़ना है, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी जोड़ रहे हैं इनके और डायरेक्शन भी जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, डायरेक्शन। देखो अभी जुड़ जाएंगे। तो हमें इन दो वेक्टर से पहले एक ट्राइंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे, ए वेक्टर को ऐसे ही रहने दो, इस बी वेक्टर को उठा के ए के, इसको मैं हेड कहूंगा, इसको टेल कहूंगा, उल्टा कहूंगा, ठीक है, वैसे ऐसे। तो इधर से जोड़ दूंगा, इसको इसके टिप से जोड़ दूं, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, सेम है, समझ गए ना, पैरेलली मूव कर रहे हैं। तो ये क्या है, ए वेक्टर, ये क्या है, बी वेक्टर। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि जिन दो वेक्टर को आपको जोड़ना है, किसी भी तरीके से आप उनको दो ट्राइंगल की साइड बना लो। क्या बना लो, दो ट्राइंगल की साइड बना लो, बन गई। तीसरी साइड कहां है, तीसरी साइड कहां है, ये और ये। तो जो तीसरी साइड होगी वो इन दो वेक्टर का एडिशन होगी। मतलब ये जो तीसरी साइड है वो क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये मत पूछना सर ऐसा हुआ क्यों, बस ये सीधा याद रखना है। अभी कब तक, 7 दिन तक। ये 7 दिन के बाद तुम्हें समझ में आएगा, 8वें दिन जब तुम्हारे दिमाग का जो भरा हुआ है, इसमें जो भी भरा हुआ है, ठीक है, वो जलेगा, धीरे धीरे चलेगा। तो अभी सीधा याद रखना है कि अगर दो वेक्टर को आपको जोड़ना है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से, तो दे शुड फॉर्म द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, देन द थर्ड साइड विल फॉर्म द रिजल्टेंट ऑफ देम। वो भी सिखा देंगे, क्यों टेंशन ले रही हो, पहले दो तो सीख लो। पता चला पहली सीढ़ी से सीधी 10वीं सीढ़ी चढ़ गए, और 10वीं सीढ़ी थी ही नहीं, 9 तक थी, और फिर था कुआ, बन गए तुम्हारे पुआ। 13 दिन बाद पुआ खाने आएंगे लोग, हाँ बढ़िया, बोले बहुत अच्छा इंसान था, हाँ अब पता नहीं जानवर बन गया होगा, क्या स्वर्गीय है कि नरकीय बना होगा, पता नहीं चलता ना, फिर क्या बन रहा है वो, डॉगी बन गया अगले जन्म में, बिल्ली बन गया, कीड़ा, कुछ भी बन सकता है, सुअर। हाँ वो सोच के हिसाब से डिपेंड होती हैं चीजें, ठीक है, क्या सोच पा रहा है आदमी, हाँ तो बेटा अभी पहले दो का करते हैं, सुनो एक, लेकिन एक यहां दिक्कत है। अभी दिक्कत क्या है, सुन तो लो। पहला ए वेक्टर जोड़ा, दूसरा, तीसरा आ गया, लेकिन बेटा रिजल्टेंट वेक्टर भी आप ग्राफिकली शो कर रहे हैं तो एरो तो बनाना पड़ेगा ना। एरो का बनाया हमने, एरो का, ये तो लेंथ हो गई ना रिजल्टेंट वेक्टर की,
डायरेक्शन कहां है, यहां भी हो सकता है और हो सकता है ना दोनों तरफ। और आपको पता है एक ऐसा वेक्टर जा रहा है और एक ऐसा वेक्टर जा रहा है, 180 का शिफ्ट हो जाता है, अंतर आ जाता है। पढ़ाया है कि नहीं, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर में बहुत अंतर है कि नहीं है। तो पहली चीज समझ में आ गई, जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है उनको ट्राइंगल की दो साइड बना लो, देन द थर्ड साइड विल गिव द रिजल्टेंट। डायरेक्शन, डायरेक्शन सुनो बेटा, जिन दो को जोड़ा उनको कैसे जोड़ा, ये हेड है मेरा और ये टेल है, तो पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर की हेड जुड़ा है कि नहीं, हाँ या ना। मतलब ऐसा हो रहा है कि पहला वेक्टर खत्म हो रहा है, दूसरा वेक्टर शुरू हो गया, मतलब ये खत्म हुआ ये शुरू हो गया। सेम सेंस हो गया कि नहीं, बोलो। नॉनसेंस नहीं कह रहा हूं, सेम सेंस कह रहा हूं। तो जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है, दे शुड फॉर्म द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इन सेम सेंस, इन सेम सेंस। सेम सेंस है कि नहीं है, सेम सेंस में है। फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड होगी इन अपोजिट सेंस। कौन सा सेंस, नॉट एनी नॉनसेंस बेटा, अपोजिट सेंस। अब मुझे बताओ इसका सेंस क्या है, ये तो यहां देखो, अगर एरो यहां लगा दोगे तो इसका भी सेंस क्या हो जाएगा, ये हेड है ये टेल, ये सेम सेंस हो गया कि अपोजिट सेंस। ये क्या है, ये कैसा जा रहा है, ये कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एरो यहां लगा दोगे तो ये कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज, अपोजिट सेंस है। लेकिन अगर एरो यहां लगा दोगे तो रिजल्टेंट का सेंस बोलो, हेड से टेल, यही सेम सेंस हो जाएगा ना। तो यहां लगाओगे एरो के यहां लगाओगे, बोलो अपोजिट सेंस हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। मैं भी नहीं कह रहा हूं ज्यादा समझने को, बस मैं जितना समझा रहा हूं वो समझ में आया कि नहीं, फिर से बता रहा हूं। पहले ये समझ गए, जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है उनको दो ट्राइंगल की क्या बना लो, साइड। तो जो तीसरी साइड होगी वो क्या देगी, रिजल्टेंट। इतना क्लियर है। फिर क्या कह गए, ट्राइंगल लॉ। लेकिन डायरेक्ट सेंस भी तो चाहिए और नॉन सेंस ना हो जाए सेंस में। तो क्या कहा उन्होंने कि जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है, एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ेगा। हमारे लिए हेड क्या है, टेल क्या है, समझ गए। ये क्या है हमारा और ये हमारा क्या है। तो देखो पहले का हेड दूसरे की टेल से जुड़ा है, मतलब ये वेक्टर खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो गया, हाँ या ना। तो ये सेम सेंस है कि नहीं है। अच्छा अपोजिट सेंस क्या होते हैं, अगर एक वेक्टर ऐसा जुड़ा होता, एक वेक्टर ये जुड़ा होता, तो दोनों के टेल टेल हैं, नहीं ये नहीं होना चाहिए। एक का हेड और दूसरे का टेल, तो ये सेम सेंस में होगा। देखो ये खत्म हुआ ये शुरू हो गया, सेंस ऐसा है। सेंस मतलब डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन हो गया, सेम डायरेक्शन। हाँ बोलो, हमेशा ऐसे ही जोड़ना है, अगर नहीं है तो भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे और यही तो सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद क्या कहता है ट्राइंगल लॉ, कि जो रिजल्टेंट है उसका सेंस कैसा होगा, अपोजिट। बेटा जब एक चीज ऐसी जा रही है, डायरेक्शन ये है, ये क्या है, घड़ी के अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट क्या होता है, क्लॉकवाइज। अगर एरो मैं यहां लगाता हूं तो ये वाला रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये है, ये मतलब सेंस ऐसा है कि नहीं है। अगर मैं एरो यहां लगाता रिजल्टेंट में, तो कौन सा सेंस हो गया, सेम सेंस हो जाता ना, एंटी क्लॉकवाइज ही हो जाता ना। लेकिन रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट सेंस। तो रिजल्टेंट का एरो कहां आएगा, यहां पर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब इसके बाद डेफिनेशन सुनना और उसके बाद सीधे तकलिया हो जाना, ठीक है। और याद रखना परसों की क्लास 4 से 5 ही होगी, अब 3 से 4 नहीं बुलाएंगे यार, बहुत धूप है अभी। और सैटरडे को हम एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगी जो 2 घंटे। पहले सुन तो लो, डेफिनेशन दी थी, क्या कह रहे हैं ये। इफ द टू वेक्टर्स विच हैज टू बी एडेड forms the two side of the triangle in same sense, then the third side will give the resultant in opposite sense. Okay, march.